पूर्वांचल की राजनीति में अपराध की दुनिया से आकर कदम रखने वाले मुख्तार अंसारी को बाहुबलियों में पहले पायदान पर है। छात्र राजनीति से सियासी राह पर चलने वाले मुख्तार केवल यूपी की राजनीति में ताकतवर नहीं, बल्कि उनका नेटवर्क आसपास के तमाम राज्यों में फैला है। यूपी नहीं, देश के 4 राज्यों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इन राज्यों के 12 जिलों के 23 थानों में उनके खिलाफ 61 मुकदमे दर्ज हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के सबसे ज्यादा मामले गाजीपुर और मऊ वाराणसी में जुड़े हुए हैं। मुख्तार अंसारी ने सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, मुंबई तक में अपने आपको बता दें कि लगभग पूरे देश में अपने मजबूत नेटवर्क के लिए कुख्यात मुख्तार अंसारी, जो हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी के लिए और धमकी, दंगा भड़काना, धोखाधड़ी, सरकारी व निजी संपत्तियों में कब्जा करने के और वसूली, असलहों और मछली आदि विविध वस्तुओं की तस्करी, गैंगस्टर, क्रिमिनल और अमिटमेंट एक्ट, मकोका, एनएससी आदि गंभीर आरोपों में मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट यानी गाजीपुर कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। उनके भाई अफजाल अंसारी पर भी कोर्ट का शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कोर्ट ने पूरी तरीके से दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना बताया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी एक ऐसा गैंगस्टर, एक ऐसा डॉन, एक ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड का नेता रहा जिसने पूर्वांचल में अपनी धाक जमाई, जिसने पूर्वांचल से अपने हत्या, लोग, गैंगस्टर, तमाम तरीके के जो। वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार के रूप में संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम संजय जी से जानेंगे कि आखिर मुख्तार अंसारी, जिसे पूरी तरीके से यह माना जा रहा था कि अब वो बांदा सेंटर जेल में है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसको कानून अपने तरीके से उसे सजा सुनाएगी और कानून अपने तरीके से काम करेगी। लेकिन अतीक अहमद के बाद संजय जी, अब जो अगला पड़ाव है पुलिस का, उत्तर प्रदेश सरकार का, क्रिमिनल, गैंगस्टर और डॉन के रूप में वो मुख्तार अंसारी दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जो बात है इन बाहुबली और माफियाओं को लेकर, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से विधानसभा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो मैंने पहले भी आपके इस चैनल पे कहा है कि उमेश पाल की हत्या होने के बाद अतीक और उसकी गैंग का नंबर पहले आ गया, नहीं तो मुख्तार अंसारी ही मुख्तार अंसारी को लेके मेरा यह कहना था कि इनको यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए पंजाब से यहाँ लेकर आई और बांदा जेल में शिफ्ट कराया, तो निश्चित तौर पर निशाने पर थे। 293 करोड़ के आसपास की संपत्तियां जब्त की गई अंसारी परिवार की, 200 से ऊपर की संपत्तियां इनकी नाबूद की गई, यानी उस पर बुलडोजर चला। तो ऐसे में जिस तरीके से अब ये कोर्ट का फैसला आया है और 10 साल की सजा इसको हुई और अफजाल की सजा भी 4 साल की हुई, तो एक तरफ तो अफजाल की सांसदी चली गई और वो सड़क पर आ गए और जेल में भी जाएंगे, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि आप इनको भी मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाते समय इनकी किसी अस्पताल के बाहर हत्या हो जाएगी या कोई गाड़ी पलट जाएगी या किसी तरीके का एनकाउंटर किया जाएगा। ऐसा अभी नहीं होगा, क्योंकि चुनाव भी उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अतीक अहमद के पूरे एनकाउंटर और हत्या के जो मामले हैं वो भी चल रहे हैं। तो सरकार अब फूंक फूंक कर कदम रखेगी कि कहीं उसकी तरफ से कोई चूक ना होने पाए। हालांकि संजय जी, बिल्कुल संजय जी, सवाल ये है कि कुछ तबके के जो लोग हैं वो लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही समुदाय के लोग मिल रहे हैं योगी सरकार को। अतीक अहमद, अब मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मतलब पूरी तरीके से एक ही तबके के लोग हैं जिन्हें परेशान किया जा रहा है, दबाया जा रहा है।
वहीं उत्तर प्रदेश में और भी तबके, और भी जाति, और भी धर्म के लोग हैं जो गैंगस्टर रहे हैं, माफिया रहे हैं, उसके पीछे का भी बैकग्राउंड मुख्तार और अतीक से कम नहीं रहा है। लेकिन सरकार उन पर उंगली नहीं उठा रही, उन पर उनका नाम लेने से हिचक रही है, उन पर कोई कार्रवाई करने से हिचक रही है। ऐसा क्यों? बिल्कुल राज, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ और ये सवाल उठते भी रहे हैं, विपक्ष के लोग भी उठाते हैं, मीडिया में भी यह बात उठती है और सरकार को इस पर वाकई जवाब देना चाहिए या सफाई को देनी ही चाहिए। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम लेने में भी गुरेज नहीं रखता हूँ। धनंजय सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह के देखिए, अभी महिला पहलवान उनके खिलाफ धरने पर बैठी है, उनके खिलाफ FIR हो गई, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 40 से ज्यादा मामले उनके ऊपर की हत्या और तमाम जघन्य अपराधों के। धनंजय सिंह पे भी हत्या और जघन्य अपराधों के कई मामले हैं। ब्रजेश सिंह वाराणसी की जेल में बंद है, उन पर 60 से अधिक मुकदमे हैं। विनीत सिंह, सुशील सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, ये तमाम ऐसे नाम है जो स्वजातीय, और मुख्यमंत्री पर यह आरोप भी लगता है कि स्वजातीय। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का एक धर्म के लोगों से जोड़कर बाहुबली या माफिया बताकर उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वहीं एक जाति विशेष से होने के नाते कुछ माफियाओं पे कार्रवाई न करना संजय जी, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार का सीधा कहना है कि अपराध के नियत से उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। उत्तर प्रदेश में माफिया कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, जो उसके साथ कार्रवाई होगी, जो आम अपराधियों के साथ हुई है वही कार्रवाई होगी। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी या अतीक अहमद, गुड्डू मुस्लिम, असद या इसके अलावा जो भी लोग हैं, या आपने जिन जिन का नाम लिया जो अलग जाति अलग धर्म से आते हैं, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इस बात को खंडित करती है और वो कहते हैं कि हम अपराधियों का जात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, मजहब नहीं देखते, हम सेम तरीके से अगर हम कोई योजनाएं भी लाते हैं तो हम जनता के बीच में ये नहीं देखते कि इन योजनाओं का हिंदुओं को प्रॉफिट हो रहा है या मुसलमानों को हो रहा है, सिखों को हो रहा है कि पारसियों को हो रहा है। हम सभी सर्वधर्म समभाव की राजनीति कर रहे हैं और जो हमारी योजना है सभी धर्मों के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? या फिर हम ये मान लें संजय जी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो क्या उस योजना में करेंगे कि इन मजहब के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं देना है, या उनको टारगेट करके करेंगे कि नहीं हमें तो सिर्फ अपने स्वजातीय या अपने धर्म के लोगों को ही योजनाओं का लाभ देना है? ऐसा संभव नहीं है, इसलिए सरकार सफाई देती है। दूसरी तरफ सरकार के लोग अभी अतीक और मुख्तार के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर जब टारगेट कराते तो कहते हैं हमने विकास दुबे को मार गिराया। अरे विकास दुबे को तो इसलिए मार के गिराया क्योंकि विकास दुबे और उसकी गैंग ने तमाम पुलिस वालों की हत्या की, जिसमें DSP भी शामिल था, इसलिए आपने उसको निशाने पर लिया। नहीं तो इतने दिन से तो वो पत्ता फूलता रहा था, आपकी सरकार ने पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई की, इसका भी जवाब देना चाहिए। दूसरे टर्म में आने के बाद वो इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? अभी मीडिया में हाल ही में योगी आदित्यनाथ का तो संजय जी हम ये मान ले, संजय जी हम ये मान लें कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही जाति और एक ही धर्म और एक ही मजहब के लोग जो आ रहे हैं उनको दबाने और उनको कुचलने की कोशिश है पूरी तरीके से। अगर हम खुल के कहें तो मुस्लिम तबके की ओर आपका इशारा है। बिल्कुल, उनका वोट बैंक साधने की कोशिश है। स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, उसमें सभी 16 नगर निगम और जो नगर पालिका की सीटें हैं वो टारगेट पर है, और सरकार का मानना है कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हिंदू वोट बैंक में एक जो स्थानीय जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है जो BSP और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में जाते हैं, उसमें बड़ी मात्रा में सेंध लगती है, यादव वोट बैंक में सेंध लगती है, और जो अन्य जातियां। लेकिन संजय जी सवाल ये समझ में नहीं आता कि चाहे अतीक अहमद हो, अतीक अहमद कितनों को इन्होंने प्रताड़ित किया, कितनों की जमीनें लूटी, कितनों को इन्होंने दबाया, कितने परिवार के उन गार्जियन और उन मुखिया को इन्होंने मारा जिसके बाद उसका परिवार उजड़ गया। क्या इन पर कार्रवाई होना ये गलत है? मुख्तार अंसारी का नाम ले रहे हैं। मुख्तार अंसारी वो बाहुबली है पूर्वांचल का जिसका नाम लेने से लोग चौराहों पर डरते थे, जिसने उगाही माफिया यानी तमाम, ऐसा कौन सा अपराध की दुनिया का ऐसा कौन सा कर्म नहीं है जिसको मुख्तार अंसारी ने ना किया हो। अगर ऐसे लोगों पर कानून अपना शिकंजा कर रहा है, कस रहा है,
और कोर्ट उसे पूरी तरीके से दोषी मान रही है और सरकार उस कोर्ट के निर्णय के साथ है, तो क्या ये अपराध है? क्या कोर्ट की ये दोहरी चरित्र दर्शाती है? पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ, कानून ये भी कहता है कि अन्य जो बाहुबली हैं, अन्य जो तबके, किसी भी जाति और किसी भी धर्म या मजहब के लोग हैं, अगर उन्होंने अपराध की दुनिया में काम किया तो कार्रवाई सेम उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। फिलहाल हम उसकी मांग कर सकते हैं, लेकिन हम मुख्तार अंसारी को पूरी तरीके से, संजय जी, निर्दोष या बता के किसी जाति और किसी धर्म के साये में नहीं दाब सकते। आप मुख्तार अंसारी को अगर हम मुस्लिम समुदाय से जोड़ दें, अतीक अहमद को मुस्लिम समुदाय से जोड़ दें, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम ले, हिंदू तबके के लोग, हिंदू समुदाय के लोग कहेंगे कि ये हमारे ऊपर कार्रवाई है। तो अगर हम अपराध को जाति धर्म में बांट देंगे तो कार्रवाई कैसे संभव है? संजय जी, ये बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल सही सवाल है आपका और वाजिब ये मुद्दा है। किसी अपराधी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी भी जाति धर्म का हो। मुख्तार अंसारी के साथ जो हो रहा है, अतीक अहमद के साथ जो कुछ हुआ, वो बिल्कुल जायज है। जो माफिया है, बाहुबली है, उनको नेस्तनाबूद करना, उनकी कमर तोड़ना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन अगर आप एक तबके, एक धर्म के लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो जो दूसरे धर्म या दूसरे तबके के लोग हैं, उनके साथ भी होना चाहिए। 16 साल से लंबित मुकदमे में एमपी एमएलए को बड़ी पेशी आ जाती है, एक जाति एक तबके के लोगों को लेकर। दूसरे तबके को लेकर क्यों नहीं आती? धनंजय सिंह के ऊपर कितने मामले हैं, वो भी रहे हैं, वो सांसद रहे हैं, वो भी विधायक रहे हैं, उनके मामले में एमपी एमएलए को क्या कर रहा है? ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए को क्या कर रहा है? फिलहाल संजय जी, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला जो है, अब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली के कनॉट प्लेस में। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। अगर उन्हें गिरफ्तार करना होगा, जांच में उन्हें कोई भी, वहीं लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह भी यही चीज कह रहे हैं कि हम जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। वहीं जो महिला पहलवान जंतर मंतर में बैठे हैं, उनके समर्थन में भी लोग उतर रहे हैं। अब जांच प्रक्रिया पर हम लोग विश्वास करें और जांच प्रक्रिया का रिपोर्ट जब आएगा तो इस पर हम टिप्पणी करेंगे। फिलहाल जो जांच प्रक्रिया है वो शुरू है।